हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लक्षवित भावेश गजपाल में। तो आज हम लोग देखते हैं। इसके पहले मैं लाइव आने की कोशिश किया था, पर लाइव में शायद नेटवर्क इशू के कारण लाइव नहीं आ पाया। ठीक है, तो मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक है, आज से हम आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास चालू करेंगे, जिसमें प्रमुख मराठा आक्रमण से चालू हुआ ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मराठा आक्रमण, छत्तीसगढ़ में कैसे मराठा लोग आक्रमण किए। तो शिवाजी ने मराठा राज साम्राज्य की स्थापना की और उस समय मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस पे के नागपुर पे भोसलाओं का शासन था। ठीक है, भोसला वंश का शासन था, साम्राज्य था। ठीक है, शिवाजी ने मराठा शासन की स्थापना की। मध्य प्रांत सीपी सेंट्रल प्रोविंस जिसको बोलते थे, उस पर नागपुर के भोसला का शासन था। नागपुर के भोसला में जो प्रमुख शासक थे वो थे रघुजी प्रथम या रघुजी भोसला। रघुजी प्रथम या रघुजी भोसला, रघुजी या राघोजी एक ही मतलब है। ठीक है, तो रघुजी प्रथम या रघुजी भोसला, उनका शासन था। एक बात मैं बता देता हूं कि जो भी कंटेंट पढ़ा रहा हूं वो सब शासन की बुक से है, गवर्नमेंट की बुक का है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं बेफिक्र होकर। तो सबसे पहले देखिए, सन 1734 में सेना साहब सूबा का पद आया। 1734 में सेना साहब सूबा एक पद होता था। ठीक है, तो उस पद के लिए नामित किए गए रघुजी भोसला अर्थात रघुजी प्रथम। नागपुर के सेना साहब सूबा होते थे रघुजी प्रथम। उनका प्रमुख कार्य क्या होता था कि वो आसपास के क्षेत्रों को से कर वसूले, साम्राज्य का विस्तार करे। साम्राज्य विस्तार की नीति ही प्रमुख होती थी। ठीक है, तो इस साम्राज्य विस्तार नीति के चलते रघुजी भोसला के पास बहुत दबाव आ गया। उस दबाव में उनके पास कर्जा बढ़ने लग गया। ठीक है, सन 1741 और 42 वो सन था, वो दौर था जब रघुजी प्रथम के पास पैसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल स्टोरी टाइप से, कहानी टाइप से सुनते जाइए, पूरा रीजन बताऊंगा, आप एकदम स्टोरी टाइप से याद कर लेंगे कैसे आए, क्यों हुआ, ठीक है, कैसे आक्रमण हुआ। तो उस समय वो कर्ज से पूरा लिप्त थे। तो अब उनके पास जिम्मेदारी थी साम्राज्य विस्तार करना है। तो उन्होंने क्या सोचा कि बंगाल पर अधिकार किया जाए। ठीक है, सांसद बंगाल पर अधिकार करने के चलते चलते बीच में जितने भी राज्य आएंगे उनको लूटा जाए, जितने भी शासक के क्षेत्र आएंगे उनको लूटा जाए। जहां पर उनका प्रमुख उद्देश्य जो उपजाऊ जमीन हो, जहां पर खनिज संपदा ज्यादा हो, ऐसे क्षेत्र को जहां पर राज्य घराने में पैसा ज्यादा हो, जो राज्य घराने कमजोर हो, उनको लूटा जाए। ठीक है, तो इसी कड़ी में रघुजी प्रथम के बंगाल को हथियाने की कड़ी में छत्तीसगढ़ हथिया लिया गया। बीच में छत्तीसगढ़ बीच में पड़ गया, तो छत्तीसगढ़ मतलब बेमतलब पिसा गया, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, यही सब लाइनें स्पष्ट रूप से बुक में लिखी हुई हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है, रघुजी प्रथम या भोसला के सेनापति होते भास्कर पंत। ठीक है, भास्कर पंत आक्रमण करने आते बंगाल पर। ठीक है, बंगाल में उनको आक्रमण, सब अपना गुप्तचर छोड़ते हैं, या उनके शासन में ही कोई विरोधी होता है, तो उस समय उनका विरोधी था मीर हबीब। ठीक है, तो भास्कर पंत को आमंत्रित करते हैं मीर हबीब, बंगाल पर आप आकर क्या कीजिए, आक्रमण कीजिए। कब? सन 1741 में, 1741 में भास्कर पंत को आमंत्रित करते हैं मीर हबीब कि आप बंगाल पर आकर आक्रमण कीजिए। उसी दौर में भास्कर पंत को जाना रहता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड से बिहार, बिहार से बंगाल की ओर जाना रहता है। ठीक है, जैसे ही भास्कर पंत बुंदेलखंड तक पहुंचते हैं, उनको जाना रहता है बिहार, और बिहार से बाकी राज्यों को लूटते हुए बंगाल तक। ठीक है, लेकिन जैसे ही बुंदेलखंड पहुंचते हैं, जो रुकी हुई सेना की टुकड़ी होती है, ठीक है, सेना की टुकड़ियों को चाहिए रहता है संसाधन। ठीक है, ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके, मतलब खाना पीना जो भी जैसा भी है, और कुछ पैसे। ठीक है, ताकि अपने आगे की कार्रवाई कर सके। तो उस समय रघुजी प्रथम के द्वारा उनको पैसा नहीं भेजा जाता, तो बुंदेलखंड में वो रुक जाते हैं। उनको आदेश दिया जाता है कि आसपास के राज्यों को आप लूट लीजिए। तो वो अपना डायरेक्शन बदल देते हैं, वो बुंदेलखंड से बिहार ना जाकर बुंदेलखंड से छत्तीसगढ़ आते हैं, और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ बीच में सम्मिलित हो जाता है, लूट लिया जाता है मराठों के द्वारा, या हथिया लिया जाता है मराठों के द्वारा। तो बुंदेलखंड से वो छत्तीसगढ़ आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी, छत्तीसगढ़ के राजा को अपने गुलाम बनाने के लिए, वहां से धन लूटने के लिए। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही भास्कर पंत छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़ आने के पीछे भी एक कारण है। ठीक है, उनको पता था कि यहाँ पर विवाद चल रहा है, किस पे, रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा। जो कलचुरी वंश की रतनपुर शाखा से हैव वंशी कलचुरी थे, और जो रायपुर शाखा थी, जिनको लहुरी शाखा कहते हैं, उन दोनों के बीच विवाद था। रायपुर की जो शाखा है, उसके जो प्रमुख शासक थे वो मोहन सिंह थे। तो मोहन सिंह का एक षड्यंत्र था। मोहन सिंह ने भास्कर पंत को रतनपुर की शाखा पर हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए बुलाया, आमंत्रित किया कि आप आइए और यहाँ पर
इस राज्य को हथियाइए, इस क्षेत्र को हथियाइए। कौन? मोहन सिंह। मोहन सिंह कौन था? रायपुर शाखा के एक शासक। ठीक है, ये बोलता है कि रायपुर रतनपुर शाखा पर हथियाइए। उस समय रतनपुर की शाखा जो है वंशी शाखा थी कलचुरियों की। उस समय सन 1732 में रघुनाथ सिंह गद्दी पर बैठे थे। एक तो एकदम बुजुर्ग हो गए थे, 60 साल की उम्र पर वो गद्दी पर बैठे थे सन 1732 में। ठीक है, अब उनका एक ही पुत्र था जो सन 1740 तक एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं, उनके पास कोई शासक नहीं बचता। अब हो गया रघुनाथ सिंह कमजोर, 70 साल का उम्र हो गया, कमजोर हो गए हैं। ठीक है, तो कमजोर होने पर ये सब सूचना मराठा तक पहुंचती थी, तो मराठा इसी का फायदा उठाते हैं, रघुनाथ सिंह पर हमला कर देते हैं। रघुनाथ सिंह पर जैसे ही आक्रमण करते हैं, रघुनाथ सिंह समझ जाता है मैं हारने वाला हूं, तो उसकी दोनों पत्नियां, रघुनाथ सिंह की दो पत्नियां, कौन? लक्ष्मण कुंवर और पद्म कुंवर, जो दोनों पत्नियां थी रघुनाथ सिंह की, वो विजय क्या बोलना चाहिए, सरेंडर कर देती हैं, मतलब अपना जो व्हाइट फ्लैग है वो लहरा देती हैं कि हम आत्मसमर्पण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार मराठों के अधीन छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ मतलब क्या आ गया? रतनपुर आ गया। रतनपुर राज्य, रतनपुर शाखा आ गई सन 1741 में। मराठों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की रतनपुर शाखा कब आई? सन 1741 में आई, जब रघुनाथ सिंह ने सरेंडर किया वहां पर। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह को वहां पर सामंत नरेश बनाकर छोड़ दिया जाता है। अब वो राजा नहीं रहे, अब वो सामंत कहलाएंगे, इसलिए उनको सामंत नरेश बना दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भास्कर पंत को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए बुलाया जाता है मोहन सिंह के द्वारा, तो उनको रायपुर के पास का, इससे पहले वो रायपुर आते हैं, रायपुर से वो उनको क्षेत्र दिया जाता है दुर्ग का। तो मराठा जब पहली बार आक्रमण करने के लिए आए, तब उनका केंद्र हेडक्वार्टर क्या था, जहां पर वो रुके थे छावनी बनाकर, तो वो था दुर्ग। दुर्ग को केंद्र बनाया गया था जब मराठा आक्रमण हुआ छत्तीसगढ़ में सन 1741 में। क्वेश्चन है, याद रखिएगा, दुर्ग को केंद्र बनाया गया। ठीक है, तो अब रघुनाथ सिंह सामंत थे। कोई भी मराठा शासक जब भी इसको जीता है, ठीक है, क्योंकि स्वयं रघुनाथ सिंह नहीं आए, भास्कर पंत आए थे, तो वो अपना एक क्या बोलना चाहिए, मुखबिर छोड़कर जाते थे। उस मुखबिर का नाम था, सहयोगी का नाम था कल्याणगिरी गोसाई। तो भास्कर पंत के द्वारा यहाँ पर कल्याणगिरी गोसाई की नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, जो रघुनाथ सिंह के पूरा क्रियाकलाप का जो कहां तक पहुंचाएगा, मराठों तक पहुंचाएगा, पूरा क्या क्या इंफॉर्मेशन कि क्या क्या वो कर रहे हैं। तो सहयोगी जो कल्याणगिरी गोसाई थे, ठीक है, उनको छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद, 3-4 साल बाद, ठीक है, जब सन 1744 के युद्ध के समझौते में, उस समय बंगाल में समझौता हुआ था सन 1744 में भास्कर पंत का अलीवर्दी खां से। ठीक है, तो उस समय बंगाल के शासक होते थे अलीवर्दी खां, आप पढ़े होंगे इतिहास के बुक में। तो अलीवर्दी खां से भास्कर पंत का समझौता हुआ। समझौते में अलीवर्दी खां ने क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया और भास्कर पंत को मार दिया, छल से मार दिया। सन 1744 में भास्कर पंत की मृत्यु हो जाती है। इसी का फायदा उठाते हैं रघुनाथ सिंह फायदा उठाते हैं और उनके सहयोगी कल्याणगिरी गोसाई, जो मराठों के सहयोगी थे, उनको बंदी बना लेते हैं। ये खबर पहुंचती है मराठों तक, किसके पास? रघुजी भोसला के पास। रघुजी भोसला को गुस्सा आता है, वो पुनः सन 1745 में, देखिए 44 में मृत्यु, 45 में पुनः आक्रमण होता है। रघुजी भोसला द्वारा पुनः आक्रमण कर दिया जाता है। कहां पर? रतनपुर राज्य पर, रघुनाथ सिंह पर। रघुनाथ सिंह इस बार नहीं बचता, रघुनाथ सिंह को मार दिया जाता है। रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो जाती है सन 1745 में, इनके आक्रमण किए जाने के बाद। तो सन 1745 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब शासन मिलता है रायपुर शाखा के मोहन सिंह को। तो मोहन सिंह को रतनपुर शाखा का साम्राज्य दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? मोहन सिंह को। तो सन 1745 से मोहन सिंह को प्राप्त होता है साम्राज्य। पूछेगा कि कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो रघुनाथ सिंह है। उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यही कलचुरी वंश का अंतिम शासक है। अब आ जाएगा मोहन सिंह। तो मोहन सिंह को प्राप्त हो जाता है साम्राज्य। ठीक है, कुछ समय तक मोहन सिंह साम्राज्य चलाते हैं, सन 1757 तक वो साम्राज्य चलाते हैं। ठीक है, अब इस समय इधर क्या होता है? 14 फरवरी सन 1755 में, 45 से 55, 10 साल बाद रघुजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रघुजी भोसला की मृत्यु हो जाती है। उसके 4 पुत्र होते हैं। मृत्यु के पहले वो चारों अपना जितना भी साम्राज्य विस्तार किए थे उसको बंटवारा करके जाते हैं। जानको जी, मुधोजी, साबाजी, बिंबाजी के, ये बिंबाजी तो आप सुने, बिंबाजी भोसला, तो ये चारों में साम्राज्य को विस्तार बंटवारा कर देते हैं। जानको जी को मिलता है नागपुर क्षेत्र, मुधो जी को मिलता है चांदा साम्राज्य, साबाजी को मिलता है बरार का क्षेत्र, बिंबाजी को मिलता है छत्तीसगढ़ की रतनपुर की शाखा। ठीक है, बिंबाजी भोसला को मिलती है। तो बिंबाजी भोसला को छत्तीसगढ़ के रतनपुर की शाखा जब मिलती है बंटवारे में, तो वो सोचते हैं कि मैं जाकर वहां पर अपना शासन चलाऊंगा। तो इसकी खबर जब मोहन सिंह को प्राप्त होती है, तो मोहन सिंह 23 जनवरी सन 1757 में युद्ध के जो अरेंजमेंट में भिड़ जाता है। तो क्या होता है उस समय? मोहन सिंह की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। तो 23 जनवरी सन 1757 वो डेट है जब किसकी? मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। अब मोहन सिंह की मृत्यु हो गई। अब क्या करता है, इस प्रकार मोहन सिंह जो होता है मराठों के अधीन कलचुरी वंश का अंतिम शासक हो गया। पूछेगा कि कलचुरी वंश का अंतिम शासक तो रघुनाथ सिंह, लेकिन अगर पूछेगा मराठों के अधीन कलचुरी वंश का अंतिम शासक तो मोहन सिंह। मोहन सिंह कर पटाता था वहां पर, जैसे रघुनाथ सिंह पटाता था, टैक्स पटाता था मराठों को, है ना, टकोली वसूलते थे, वो टकोली बोलते हैं, तो टकोली वसूलते थे। मराठों के अधीन कलचुरी वंश का अंतिम शासक है मोहन सिंह, लेकिन कलचुरी वंश का अंतिम शासक होगा रघुनाथ सिंह, स्वतंत्र शासक जो था रघुनाथ सिंह 1741। इसकी मृत्यु के बाद बिंबाजी भोसला वहां पर अधिपत्य कर लेते हैं। इस प्रकार बिंबाजी भोसला का प्रत्यक्ष शासन आता है, मतलब मराठों का प्रत्यक्ष शासन आता है कहां पर, छत्तीसगढ़ पर। इसके पहले जो चल रहा था अप्रत्यक्ष था, सेनापति के माध्यम से चल रहा था। रघुजी प्रथम स्वयं नहीं आए थे, सेनापति को भेजे थे। तो इसके पहले जो भी शासन चल रहा था वो अप्रत्यक्ष मराठा शासन कहलाता है, और सन 1757-58 का जो दौर है वो प्रत्यक्ष शासन कहलाता है। बिंबाजी भोसले मई सन 1757 को छत्तीसगढ़ को हथिया लेते हैं। इस प्रकार मराठों का प्रत्यक्ष शासन आता है सन 1757 से 58 में। सन 1757-58 मराठों के प्रत्यक्ष शासन का दौर था, बार बार रिपीट कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अभी भी नागपुर राजा के सामने सूबेदारी थे मराठा, जो बिंबाजी है, जो नागपुर में हेड होता था, राजा होता था, वही प्रमुख शासक होता था। बाकी सब अलग नाम मात्र के राजा थे, सूबेदार कहलाते थे। तो बिंबाजी भोसला अभी क्या थे, नागपुर राजा के सामने सूबेदार, नागपुर के सामने वो सूबेदार ही थे, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में वो शासक कहलाते थे, राजा कहलाते थे बोलचाल की भाषा में, ठीक है। अब क्या होता है आगे, आगे प्रोसेस बिंबाजी, अब बिंबाजी का दौर आता है। बिंबाजी धीरे धीरे परगने लूटते जाते हैं, कोरबा, कांकेर, ठीक है, कांकेर को लूटते हैं वो किसी सन में वो कोरबा को लूटते हैं, ठीक है। तो कोरबा एकमात्र ऐसी जमींदारी क्षेत्र थी। तो उनका बिंबाजी का शासन कैसे कैसे होता है, बिंबाजी का शासन पूर्व, उत्तर पूर्व, अपना मंडला जिला मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर पश्चिम में, पूर्व में अपना बंगाल तक, ठीक है, नीचे में धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में, ठीक है, यहाँ तक उनका छत्तीसगढ़ में धमतरी कांकेर तक उनका शासन था। तो कांकेर एकमात्र ऐसी जमींदारी होती है जिसे जब्त कर लिया जाता है उनके विरोध के कारण। कांकेर जमींदारी को एकमात्र ऐसी जमींदारी है जो जब्त कर लिया गया, ठीक है। और इसके अलावा सरगुजा रियासत को उधर लूटते हैं। सरगुजा रियासत के अलावा वो कोरबा रियासत को लूटते हैं, कांकेर बोल रहा हूँ क्या, कोरबा सॉरी, है ना। कोरबा एकमात्र ऐसी जमींदारी है जिसको बिंबाजी के द्वारा लूटा जाता है, ठीक है, जब्त कर लिया जाता है। और उसके बाद धमधा को जब्त कर लेते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी जमींदारियों को वो जब्त करते हैं, वहां से टकोली वसूलते हैं, शासकों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार मराठाओं का प्रत्यक्ष प्रभुत्व छत्तीसगढ़ पर हो जाता है। अब जो बिंबाजी के बारे में है, कितने मंदिर बनवाए, कितनी बीवियां थी उनके, उसको भी पूछा गया सीजीपीएससी में कि उनकी 3 बीवी थी, ठीक है, आनंदी बाई, उमाबाई और रमाबाई, ठीक है। तो उनकी 3 पत्नियां थी, इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा भी पूछा है, ठीक है। और कौन कौन सा मंदिर बनाया, रतनपुर में मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाया, राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया और खंडोवा मंदिर का निर्माण कराया। बिंबाजी भोसला ने रतनपुर में राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और खंडोवा मंदिर का निर्माण करवाया, साथ ही मुसलमानों के लिए मस्जिद का भी निर्माण करवाया। उनकी 3 पत्नियां थी, आनंदी बाई, ठीक है, उमाबाई और रमाबाई, ठीक है। अब आगे बिंबाजी के बारे में, मराठाओं के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।